अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, क्या आप अपने सोलर पैनल्स को आंधी तूफ़ान से बचाना चाहते हैं? क्या आपको ये डर है कि जब तेज़ हवाएं चलेंगी, तूफ़ान आएगा, तो आपके सोलर पैनल्स जो हैं वो उड़ जाएंगे? तो अगर आपको ये डर है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा तो आप अपने घर में लगे सोलर पैनल्स को कैसे आंधी तूफ़ान से बचा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं एक टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पेश करूंगा, जिसके अंदर यकीनन इतनी ज़्यादा मालूमात होगी स्ट्रक्चर के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से और उन तमाम मैयर्स के हवाले से जो कि आपको लेने चाहिए ताकि आप अपने सोलर पैनल्स को सिक्योर बना सकें और आपके सोलर पैनल्स आंधी तूफ़ान का मुकाबला कर सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको जैसे ये दिखाई दे रहा है कि कैसे सोलर पैनल्स की जो है वो तबाही हुई। सोलर पैनल्स जो हैं वो उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ सोलर पैनल्स ऐसे थे जो कि अपने सी चैनल से अलग होकर गिर गए, कुछ ऐसे सोलर पैनल थे जो लगे हुए थे लेकिन फट गए, कुछ ऐसे सोलर पैनल थे जो स्ट्रक्चर समेत गिर गए। यानी कि हर किस्म का सिनेरियो जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और ये जो विंड थी ये एक तूफ़ानी किस्म की हवा थी और मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताऊंगा कि बेसिकली ये कब होता है और इसके क्या इक़दामात हैं जो आपको करने चाहिए, लेने चाहिए, ताकि आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो तेज़ हवाओं से, तूफ़ान से, आंधी से जो है वो बच सकें। अब लोगों का जो है वो लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। मैं हमेशा जब इन्वर्टर की बात करता हूँ, पैनल्स की बात करता हूँ, वायरिंग की बात करता हूँ, ब्रेकर्स की बात करता हूँ, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि वहाँ पे आईईसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। अगर आप जो इंटरनेशनल कोड्स हैं उनको कंप्लाई करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो यकीन करें कि आपका नुकसान नहीं होगा। ना आपका इन्वर्टर ख़राब होगा, ना आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा, ना आपके सोलर सिस्टम में आग लगेगी, ना विंड उसको नुकसान पहुँचा पाएगी। लेकिन बात है प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करने की। तो सबसे पहले आपको जी मैं बताऊंगा कि आपका जो सोलर पैनल जो आपने परचेज़ करना होता है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि ए ग्रेड टियर 1 सोलर पैनल परचेज़ करें, क्योंकि हमें पता है कि वो अगर फॉर एग्जांपल आप बाईफेशियल सोलर पैनल ले रहे हैं तो समझें कि ये पैनल की फ्रंट साइड है और ये उसकी बैक साइड है। ठीक, ऐसा पैनल सेलेक्ट करना है जो कि फ्रंट से 5400 पास्कल बर्दाश्त कर सके और बैक से जो है वो 2400 पास्कल जो है वो बर्दाश्त। अब आपको पता होना चाहिए कि जो जिनको का लेटेस्ट सोलर पैनल है, इसी तरह कैंडियन जो लेटेस्ट सोलर पैनल्स हैं, लॉन्जी का X10 है, उसका जो फ्रंट साइड है वो 5400 पास्कल बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये विंड लोड नहीं है। ये विंड लोड नहीं है 20, ये बेसिकली एक स्नो लोड है। ठीक है, और जो बैक साइड है सोलर पैनल की वो 2400 बर्दाश्त कर सकती है, ये विंड लोड है। ठीक है, ये विंड लोड है, यानी कि ये जो 2400 है ये विंड लोड है जो कि एक पैनल्स बर्दाश्त कर सकता है। ये वो है जो ए ग्रेड के सोलर पैनल्स हैं। लेकिन अगर ये स्पेसिफिकेशन हो, यानी कि 2400 पास्कल जो है वो विंड लोड और 5400 पास्कल स्नो लोड, चूँकि हम इस वीडियो के अंदर विंड की बात कर रहे हैं लिहाजा हम जिस प्रेशर को कंसिडर करेंगे विंड प्रेशर को, वो है 2400 पास्कल्स। अब हम देखेंगे कितनी स्पीड हवा की अगर आए तो आपका पैनल जो है वो उसको बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा, और आपका स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा रहेगा या गिर जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें भी हमने टेक्निकली देखनी है। लेकिन पहले बेसिक समझ लें कि जो सोलर पैनल मार्केट में आ रहा है ए ग्रेड टियर 1, उसका जो ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये 2.61 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 2.61 स्क्वायर मीटर है, ये आप जेन में रखें। क्यों कि इसकी जो डायमेंशन है वो तकरीबन एक जैसी है। यानी कि जैसे आपको पता है कि 90/45, 90 इंच लंबा, 45 इंच चौड़ा तकरीबन ये पैनल मार्केट में आ रहा है, और 2400 पास्कल जो है वो एक पैनल जो है वो प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये वो पैनल है जो ए ग्रेड टियर 1 है। और अगर आपने कोई लोकल सोलर पैनल ख़रीदा तो वो ये विंड लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर जाहिर है कि जो पैनल सस्ते होते हैं वो ये विंड लोड जो है, इतना प्रेशर जो है वो बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकते। उसका जो प्रेशर टॉलरेंस है वो 2400 के बजाय मे बी 1800 हो, 1600 हो, तो जब भी थोड़ी तूफ़ानी कंडीशन होती है तो वो पैनल जो है वो फट सकता है। अब देखते हैं जी, अब हम इसकी मज़ीद जो है वो आपको डिटेल में मैं लेके चलता हूँ। फ्रंट साइड से जो स्नो लोड है वो 5400 पास्कल है, यानी फ्रंट साइड से पैनल जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है, और बैक साइड से जो इसका विंड लोड है वो 2400 पास्कल, यानी कि बैक साइड से ये ज़्यादा नाजुक होता है, कम प्रेशर जो है बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन विंड लोड का कहीं भी किसी भी डाटा शीट आप पढ़ लें, कोई भी जिनको की, लॉन्जी की, कैनेडियन की, तो आपको विंड लोड का जब भी जिक्र मिलेगा तो वो 2400 पास्कल ही मिलेगा। तो अगर हम इस प्रेशर से, यानी विंड
प्रेशर इज़ इक्वल टू, एक यहाँ पे आएगा कांस्टेंट, ठीक है, एक आएगा यहाँ पे। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू 0.6 अगर हम ले लेते हैं, एक कांस्टेंट K1 K2, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये सब, K3 इंटू K4 इंटू विंड स्पीड का स्क्वायर, विंड स्पीड का स्क्वायर। इसको आपने थोड़ा समझना है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। यानी राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आपका प्रेशर है और राइट साइड पे एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये कुछ कांस्टेंट नंबर्स हैं, और ये कांस्टेंट नंबर किन किन वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। एक है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब है कि आप जहाँ पे आपने सोलर पैनल लगाए उसका एक्सपोजर क्या है, ठीक है। यह बहुत ज़रूरी है कि उसका एक्सपोजर क्या है। एक्सपोजर का मतलब ये है कि वो उसकी हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे लगाया गया है, क्या उसको सेकंड फ्लोर पे लगाया गया है, थर्ड फ्लोर पे लगाया गया है, और क्या उसके राइट लेफ्ट में ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो हवा के प्रेशर को कम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा एरिया हो जो बिल्कुल ओपन एरिया हो, जहाँ पे कोई बिल्डिंग मौजूद ना हो, तो उसका एक्सपोजर हम सी लेते हैं, सी कैटेगरी में आता है, उसका ये नंबर जो है वो बड़ा होता है, यानी ये वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। अगर आपका अर्बन एरिया है, वहाँ पे कोई टॉल बिल्डिंग्स मौजूद हैं, तो एक्सपोजर बी होगा। जैसे लाहौर का एरिया ले लें या फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद का एरिया ले लें, तो वो आता है एक्सपोजर बी में। और अगर आप कोयटा का एरिया ले लें, पेशावर का एरिया ले लें, जहाँ पे टावर्स वगैरह कम है, ज़्यादा प्लेन एरिया है या लैंड एरिया है या ओपन एरिया है, तो वहाँ पर ये एक्सपोजर सी होगा और इसकी वैल्यू बड़ी होगी, यानी वहाँ पे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होगी। उसके बाद है K2, ये जो है एक्सपोजर नहीं बल्कि ये जो K2 है, ये समझ लें कि एक और कांस्टेंट है जो एलिवेशन पे डिपेंड करता है। एलिवेशन का मतलब है कि एग्जाम्पल कराची है तो ज़ाहिर है सी लेवल होगा, अगर रावलपिंडी है तो फिर ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, तो ये एलिवेशन है। उसके बाद है K3, ये जो है वो विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि विंड की डायरेक्शन जो है वो किधर है। उसके बाद है K4, ये जो K4 है ये डिपेंड करता है जी आपकी टोपोग्राफिक कंडीशंस के ऊपर। मतलब देखा जाएगा कि वो हिली एरिया है, स्टीप एरिया है, प्लेन एरिया है, ठीक है जी, तो ये टोपोग्राफिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और ये है वी स्क्वायर, यहाँ पे वी जो है वो विंड की स्पीड है, ठीक है जी। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अगर मैं यहाँ पर विंड का प्रेशर 2400 ले लूँ, विंड का प्रेशर 2400 ले लूँ और ये लिखूँ 0.6, और ये चार जो कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यूज़ जो है डिपेंड करते हैं आपकी लोकेशन के ऊपर। जैसे अभी मैंने बताया लोकेशन पर डिपेंड करता है, ये चार कांस्टेंट आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, एक्सपोजर क्या है, ये मल्टीपल फैक्टर्स है, विंड की डायरेक्शन क्या है, वो ये फैक्टर आ गए, मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, यहाँ से आपने ये वी निकालना है। तो अगर आप आइडियली मैं एक लाहौर को स्टैंडर्ड बना लेता हूँ, फ़र्ज़ करें आप लाहौर में रहते हैं और वहाँ पर डबल स्टोरी कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे आपने सोलर पैनल लगाया है इस डायमेंशन का, इस स्पेसिफिकेशन का, तो वहाँ पर ये जो वी की वैल्यू है लाहौर के लिए अगर मैं निकालूँ तो ये निकलेगी 142 किलोमीटर पर आवर। लेकिन याद रखें कि 142 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ कि अगर आप लाहौर में डबल स्टोरी बिल्डिंग में यानी अर्बन एरिया में एक सोलर पैनल जिनको कैनेडियन इंस्टॉल करते हैं 580-585 वाट का, जो कि बाईफेशियल हो, 2400 पास्कल वो विंड लोड बर्दाश्त कर सकता हो, और उसका जो एरिया है वो 2.61 स्क्वायर मीटर हो, तो वहाँ पर जो स्पीड वो बर्दाश्त कर सकता है, यानी मैक्सिमम स्पीड जो बर्दाश्त कर सकता है विंड की, वो है 142 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही है। एग्जैक्टली ये नहीं हो सकती, ज़ाहिर है इसके आसपास होगी, राइट। ये रफ वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास। अगर लाहौर में सेकंड फ्लोर पे आपका पैनल लगा हुआ है और विंड स्पीड 140 से क्रॉस कर गई, यानी तूफ़ानी सूरत हाल, ये 142 बहुत बड़ी विंड स्पीड है जो तूफ़ानी सूरत हाल होती है, तो अगर ये क्रिएट हो गई तो आपका पैनल डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा। एक तरफ आपके पास है सोलर पैनल्स की इफ़िशेंसी यानी पावर, और दूसरी तरफ आपके पास है विंड। ये दोनों दो चैलेंजेस हैं आपके पास। अगर आप और आपने अपने एंगल को ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये है कि इफ़िशेंसी और विंड के दरमियान में कुछ तवाज़ुन क्रिएट करना है, तवाज़ुन यानी बैलेंस क्रिएट करना है कि आप जो है इससे भी बच जाएं और एफिशिएंसी भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाए, आपको एफिशिएंसी में भी ज़्यादा नुकसान ना हो। क्या ड्रैग फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो सीधी धकेलती है पूरे स्ट्रक्चर को और पैनल को, स्ट्रेट यानी हॉरिजॉन्टली पुश करती है, जो हॉरिजॉन्टली पुश करती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसे कहते हैं ड्रैग फोर्स। और जो फोर्स जो है वो ऐसे लिफ्ट करेगी सोलर पैनल को और उखाड़ने की कोशिश करेगी, सोलर पैनल को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करेगी, उसे कहेंगे अपलिफ्ट फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक साथ लग रही होती हैं, अपलिफ्ट फोर्स भी लग रही होती है, ड्रैग भी लग रही होती है, दोनों का जो कम्बिनेशन होता है बेसिकली वो इसके ऊपर लग रहा होता है। तो अगर ये दोनों की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली सोलर पैनल या तो फट जाएगा या उखड़ के निकल जाएगा या स्ट्रक्चर भी निकल सकता है। अब देखें, मैं आपके सामने 3 लेयर्स बनाऊँगा। ये है आपका फ्लोर,
या फॉर एग्जांपल आपका रूफ टॉप, ये दूसरी लेयर है जी आपका स्ट्रक्चर, अब वो चाहे L2 L3 फ्रेम हो या आपका आई बीम स्ट्रक्चर हो, और तीसरी जो है वो आपके हैं पैनल्स, सोलर पैनल्स, राइट, ये आपके सोलर पैनल है। अब ये 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली, जब आप पैनल लगाते हैं अपने घर में तो 3 लेयर्स होती हैं। अब पैनल्स आपके जो लगे होते हैं, पैनल जो आपका लोड बेसिकली विंड लोड बर्दाश्त कर सकते हैं वो है 2400 पास्कल, राइट, 2400 पास्कल, यानी अगर 142 किलोमीटर पर आवर की हवा चली लाहौर में, इतनी स्पीड विंड स्पीड हुई तो ये क्रश हो जाएगा, राइट, ये टूट जाएगा या खड़ के निकल जाएगा। अब कैसे कंट्रोल करें, अभी बताता हूँ सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। सोलर पैनल्स जो स्ट्रक्चर के साथ लगे हुए हैं वो बोल्ट के साथ लगे हुए हैं। एक पैनल जो है उसके साथ 4 बोल्ट यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ ऐसे जुड़े हैं, मतलब आपने सी चैनल लगाया, सी चैनल को आपने स्ट्रक्चर के साथ मतलब वेल्ड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे एक पैनल के साथ 4 बोल्ट आप इस्तेमाल करके लगाते हैं। अब ये बोल्ट जो है आपके कौन से होने चाहिए, ये बोल्ट आपके होने चाहिए स्टेनलेस स्टील के, यानी SS बोल्ट होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना, और इसका डायमीटर भी अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसकी क्वालिटी और इसका डायमीटर, अगर ये इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो ये इसकी यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ अगर इसकी अच्छी होगी तो जाहिर है कि ये पैनल जो हैं वो चैनल से स्ट्रक्चर से जुदा नहीं होगा। और अगर पैनल्स आपके एक ग्रेड A क्वालिटी के होंगे, यानी कि 2400 पास्कल बर्दाश्त कर सकते होंगे, तब भी पैनल्स का टूटने का फटने का खर्चा कम रहेगा। और तीसरी चीज़ हो गई एंगल। अभी एंगल कितना रखना है वो अभी मैं इस बहस को आगे लेके चलूँगा। अब ये जो चीज़ है ना जिसने पैनल्स को स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ एंकर्स। और इसी तरह स्ट्रक्चर और फ्लोर जो है वो जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी किससे जुड़े हुए हैं, बोल्ट से। ज़ाहिर है वहाँ पे भी आपने कंक्रीट जो है वो किया हुआ है, वहाँ पे आपने बेसिकली बोल्ट्स निकाले हुए हैं, और उसी बोल्ट और नट से आपने बेस प्लेट लगाई, बेस प्लेट आपने अपनी लगाई फ्लोर पे, और वहाँ से फिर आपने अपना जो आई बीम स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया, ठीक है, और आई बीम के साथ आपने सी चैनल जोड़ा, सी चैनल के साथ आपने बोल्ट लगा के पैनल जोड़े, और आपका इस तरह ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज़ है इसको भी हम क्या कहेंगे, एंकर्स। मतलब एंकर का मतलब है बांधना, मतलब एंकर क्या कर रहा होता है बेसिकली, एंकरिंग का क्या मतलब होता है कि जो विंड प्रेशर बेसिकली इसके ऊपर पैनल के ऊपर आ रहा है, अगर एंकर मजबूत होंगे तो वो प्रेशर पैनल पे नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। और अगर स्ट्रक्चर जो है वो फ्लोर के साथ जुड़ा हुआ है तो अगर ये एंकर्स मजबूत होंगे तो वो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगी, वो सारी फोर्सेस ड्रैग फोर्स और अपलिफ्ट फोर्स कहाँ चली जाएगी, फ्लोर पे चली जाएगी। तो सबसे पहले जब आप पैनल अपनी छतों पे लगाते हैं तो सबसे पहले तो आपको फ्लोर और रूफ टॉप को, यानी अपने रूफ टॉप को जो है सबसे पहले बेहतर बनाना होता है। अगर वहाँ पे टाइल्स लगी हैं तो वो टाइल्स आपको रिमूव करनी पड़ती हैं। आपने बहुत सी वीडियोज़ ऐसी देखी होंगी जो अभी तबाही हुई है, उसमें गलती ये थी कि बहुत रूफ टॉप्स के ऊपर टाइल्स लगी हुई थी और टाइल्स उन्हें रिमूव नहीं की, बड़ी बड़ी टाइलें लगी हुई थी, कुछ में छोटी टाइलें लगी हुई थी, और उसी के ऊपर उन्होंने कंक्रीट ब्लॉक लगा के स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ था। उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उखड़ के गिर गया नीचे। क्यों, वो तो गिरना ही था, क्यों, उन्होंने जो है वो एंकरिंग ठीक नहीं की। ये काम होता है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का। अब जब हम क्या करते हैं, एक वेल्डिंग वाले को लेते हैं और वही हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर हो जाता है, और फिर हम उससे ही सोलर पैनल लगवा लेते हैं, और बाद में हम कहते हैं जी ये गिर गया। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की खिदमात जो है वो लेनी होती हैं जब स्ट्रक्चर, क्योंकि आप ये लाखों का एक सरमाया है आपका, और आपने इसको 2-4 दिन के लिए तो लगाना नहीं है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है वो 10 साल 20 साल 25 साल के लिए आपने प्लान किया हुआ है। आपकी वायरिंग, आपका स्ट्रक्चर, आपका इन्वर्टर, आपके पैनल्स जो हैं वो आपने सोच के रखे हैं कि ये 20 साल 25 साल तक का सिस्टम आपने सोचा हुआ है। तो आपका ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो, वहाँ पे ये आपने बोल्ट्स अगर आपने अच्छी क्वालिटी के ना लगाए, एंकरिंग है ये प्रॉपर ना की, यानी कि वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई, या आई बीम स्ट्रक्चर जो है वो कम गेज का इस्तेमाल किया, या फॉर एग्जांपल रूफ टॉप के ऊपर जो है वो आपने टाइल्स लगी हुई थी वो आपने रिमूव नहीं की, यानी कि आपकी एंकरिंग प्रॉपर नहीं है, तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। पैनल को तो छोड़ें, जैसे आपने देखा कि वीडियोस के अंदर आपको स्ट्रक्चर के पूरे स्ट्रक्चर गिरते हुए नजर आए। उसका मकसद ये था कि चलें ठीक है, पैनल भी नहीं टूटा। बाज़ आपने ऐसी वीडियोस देखी कि पैनल भी अपनी जगह पर है, स्ट्रक्चर भी अपनी जगह पे है, ये दोनों सही चीज़ें सलामत हैं, सिर्फ यहाँ से एंकरिंग क्योंकि ठीक नहीं थी, यानी रूफ टॉप के साथ जो कनेक्शन था वो ठीक नहीं था, यानी वहाँ पर जो है प्रॉपर जो है वो बोल्ट नट्स प्रॉपर कंक्रीट स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे जो एंकर्स हैं वो प्रॉपर नहीं थे, ठीक है, यही एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम क्या करते हैं कि ड्रिल किए, 4 सुराख किए, उस पर बेस प्लेट लगाई, 4 जो है वो आपने वहाँ पे जनाब बोल्ट लगाए, उसकी लेंथ भी प्रॉपर नहीं थी, उसका मटेरियल भी प्रॉपर नहीं था, और ऊपर आपने थोड़ा सा कंक्रीट ब्लॉक छोटा सा लगा दिया, और आपने सोचा जी ये मजबूत हो गया, ये नहीं हिलेगा। ऐसा नहीं है, कोई साइड सपोर्ट नहीं दी, कोई साइड पे वॉल नहीं है। बहुत से स्ट्रक्चर इसलिए गिरे कि उनके साइड पे कुछ भी नहीं है, खुला एरिया है, खुला मैदान है, स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है,
और स्ट्रक्चर के राइट और लेफ्ट पे हवा को ब्रेक करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब कोई वहाँ पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई दरख्त नहीं था, कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, तो हवा तो सीधी आ रही थी, ठीक है, सीधा अटैक हुआ। जब सीधा अटैक हुआ तो यहाँ पर क्या था कि सिर्फ 4 बोल्ट लगाए हुए थे प्रॉपर लेंथ के, प्रॉपर उसकी स्ट्रक्चर को प्रॉपर छत के साथ जैसे जोड़ना चाहिए था वो नहीं जोड़ा था, टाइल्स रिमूव नहीं की थी, राइट। तो चूंकि आपने मिस्टेक्स की हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसके जो असरात हैं वो ज़्यादा आपको दिखाई दिए हैं। मतलब ठीक है कि बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, मतलब जब आफात आती हैं, कुदरती आफात आती हैं, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी एहतियात भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, यानी अगर हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं कि हम यहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमने किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को नहीं बुलाया, यहाँ पर हमने इसकी प्रॉपर रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं करवाई, क्योंकि जब स्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन किया तो इसकी रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुला के उससे दिखाएं कहाँ कहाँ पे इसके वीक पॉइंट्स हैं, उसको रेक्टिफाई करें कि ये आपका सोलर पैनल होती है। तो आपको मैं बता दूँ कि जो अपलिफ्ट फोर्स है वो, अगर आप इस कंडीशन को ले लें कि फॉर एग्जांपल लाहौर है, सेकंड फ्लोर है, मतलब वही कंडीशन जो पहले बताई, तो वहाँ पर जो अपलिफ्ट फोर्स लगेगी वो तकरीबन लगेगी 7000 न्यूटन के आसपास, 7000 से 8000 न्यूटन के आसपास। और जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो तकरीबन लगेगी 3 से 4000 न्यूटन के आसपास। यानी कि ड्रैग फोर्स कम लगेगी, जो इस तरह धकेल रही है, हॉरिजॉन्टली धकेल रही है, वो फोर्स कम लगेगी, और जो अपलिफ्ट कर रही है वो फोर्स तकरीबन डबल लगेगी। यही वजह है कि सोलर पैनल जो है वो ऊपर की तरफ उखड़ के ही छत से नीचे गिरता है, क्योंकि अपलिफ्ट। अगर आप अच्छे बोल्ट्स इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने सोलर स्ट्रक्चर जो है उसको रोबस्ट बनाते हैं, रोबस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। रोबस्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपने एंकरिंग प्रॉपर की है, यानी कि जो आपने उसका रूफ के साथ कनेक्शन किया है वो बहुत मजबूत है, यानी वहाँ से आपने टाइल्स रिमूव कर दी हैं और अपने जो छत है या आपका जो ग्राउंड है उसके साथ अपने स्ट्रक्चर को मजबूती के साथ जोड़ा है, और उसमें इपॉक्सी बोल्टिंग की है आपने, यानी इपॉक्सी को भी बीच में यूज़ किया है, क्योंकि इपॉक्सी बहुत ज़रूरी है, यानी इसे कहते हैं केमिकल एंकरिंग। केमिकल एंकर्स आपने यूज़ किए, यानी इपॉक्सी भी बीच में है, केमिकल फोर्स भी है और बोल्ट्स भी हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो जाएगी। और ये 7000 न्यूटन जो अपलिफ्ट फोर्स लग रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी अगर आपने बीच में इपॉक्सी यूज़ की और आपने केमिकल एंकरिंग जो है वो की, तो आपका स्ट्रक्चर है वो रोबस्ट हो जाएगा। उसके बाद है विंड डिफ्लेक्टर्स। अब एक पाकिस्तान से बाहर जो है वो कुछ विंड डिफ्लेक्टर्स भी यूज़ होते हैं, यानी सोलर पैनल्स के राइट और लेफ्ट जो एजेस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा खर्चा है सोलर पैनल के उखड़ने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स जो है वो सोलर पैनल जो स्ट्रक्चर बना होता है उसके एजेस पे ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं। तो आपने जो एज वाले सोलर पैनल उनको ज़्यादा मजबूत करना है तो वहाँ पर आपने क्लैम्प्स यूज़ करने हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने क्या यूज़ करने हैं, क्लैम्प्स यूज़ करने हैं। मतलब क्लैम्प्स की तादाद बढ़ाएँ, बोल्ट्स की तादाद बढ़ाएँ, एंकरिंग को मजबूत करें, इपॉक्सी का इस्तेमाल करें, केमिकल फोर्स को भी बीच में लेकर आएँ, और इसके अलावा डिफ्लेक्टर्स का भी इस्तेमाल करें। मतलब सोलर पैनल्स के साइड्स पर कुछ डिफ्लेक्टर्स हैं, इनको चाइना से ऑर्डर करें, कि जहाँ से ये मिलते हैं वहाँ ऑर्डर करें, और डिफ्लेक्टर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिफ्लेक्टर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने जो सराउंडिंग है उसमें कुछ ऐसा यानी वॉल के थ्रू या किसी ऐसे स्ट्रक्चर के थ्रू विंड का जो प्रेशर है उसको भी तोड़ सकते हैं ये। लेकिन वहाँ पे ये ख्याल रखना है कि उस जो भी ऑब्जेक्ट यानी वॉल है या कोई और चीज़ है जिससे आप विंड का प्रेशर जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, उसका शेडो का इम्पैक्ट जो है वो आपके पैनल्स पे ना पड़े, ये भी आपने ख्याल रखना है। तो चूँकि ये 2 चैलेंजेस आपको बियर करने हैं, एक तरफ विंड है, दूसरी तरफ जो है वो एफिशिएंसी है, तो इन दोनों के दरमियान में आपने एक ऑप्टिमम वैल्यू को लेकर आना है। तो वहाँ पर सोलर स्ट्रक्चर जो है इसलिए कहते हैं कि बहुत ही जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जो है वो डिज़ाइन करवाना चाहिए। सोलर इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब मिल के काम करेंगे तो ये इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, कोड्स को फॉलो करेंगे और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो नताइज देखने को नहीं मिलेंगे जो कि अभी तूफ़ानी सूरत हाल में आपको देखने के लिए मिले। आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने वो तमाम आपको आइडियाज़ दे दिए हैं और वो तमाम मेथड्स आपको बता दिए हैं जिससे आप अपने सोलर पैनल्स को इतना मजबूती से इंस्टॉल कर सकते हैं कि वो 140 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ईज़िली, विंड स्पीड को ईज़िली जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।